नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है कंपनी और कंपनी के प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें अपने। और कंपनी के प्रकार में कल हमने पढ़ी थी निजी व सार्वजनिक कंपनी, सरकारी और गैर सरकारी कंपनी। अब अपने आगे है सहायक व सूत्रधारी कंपनी। नंबर 3 पे है सहायक व सूत्रधारी कंपनी। अब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी कौन सी होती है? देखो, यदि किसी कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के 50% से अधिक समता अंशों पर नियंत्रण कर रखा है। यदि एक कंपनी ने किसी अन्य कंपनी पर 50% से अधिक समता अंशों पर नियंत्रण कर रखा है तो वह कंपनी उस अन्य कंपनी की सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। कहने का मतलब कि ए और ब दो कंपनी है। यदि ए ने ब कंपनी के 50% से अधिक समतांश क्रय कर रखे हैं या 50% समतांशों पर नियंत्रण कर रखा है तो ए कंपनी ब कंपनी की सूत्रधारी कंपनी होगी। और जिस कंपनी के अंश परचेज कर रखे हैं या जिस कंपनी के अंशों पर नियंत्रण कर रखा है वह अन्य कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। तो सहायक व सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है? सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी में सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जिस कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के 50% या अधिक अंशों पर नियंत्रण कर रखा हो तो वह कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। और वह अन्य कंपनी जिसके 50% अंशों या 50% से अधिक अंशों पर नियंत्रण कर रखा है वह अन्य कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। तो मान लो ए ने ब कंपनी के 50% से अधिक समतांश खरीद रखे हैं तो ए तो यहाँ पर कौन सी कंपनी होगी? ए तो होगी सूत्रधारी और ब हो गई सहायक कंपनी। तो ए कंपनी तो कौन सी कंपनी होगी? सूत्रधारी कंपनी होगी, ब हो गई सहायक कंपनी। तो सूत्रधारी और सहायक कंपनी में क्या अंतर हुआ? सूत्रधारी वह कंपनी होती है जिस कंपनी ने किसी अन्य कंपनी से 50% से अधिक समतांशों पर नियंत्रण कर रखा हो तो वह कंपनी होती है सूत्रधारी। और सहायक कंपनी कौन सी होती है? जिस कंपनी के 50% या उससे अधिक अंशों पर सूत्रधारी कंपनी ने नियंत्रण कर रखा हो वह अन्य कंपनी है, वो कौन सी कंपनी कहलाती है? सहायक कंपनी कहलाती है। उसके बाद आती है देखो सीमित और असीमित कंपनी। तो पहले देखो इसमें है सीमित कंपनी। सीमित कंपनी होती है, देखो एक तो देखो सीमित कंपनी कौन सी होती है? एक होती है गारंटी द्वारा सीमित, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। एक होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। एक तो होगी गारंटी द्वारा सीमित और एक होगी अंशों द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिस कंपनी के अंशधारियों ने गारंटी दे रखी हो कि इस सीमा तक वो भुगतान करेंगे, अर्थात अगर कंपनी घाटे में चली जाती है तो उसके अंशधारी उसकी पूर्ति करेंगे और जितने रुपयों तक उन्होंने गारंटी दे रखी है वो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अंशधारियों का दायित्व उनके अंशों की राशि तक होता है। कहने का मीन, मान लो 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है और उस पर अभी तक कंपनी ने 50 रुपये प्राप्त कर लिए हैं। तो 50 तो प्राप्त कर लिए, बाकी कितने रह गए? 50 और रह गए। प्राप्त कर लिए 50 रुपये, बाकी कितने रह गए? 50 रुपये। तो ये 50 रुपये जो बाकी रह गए, जो अंश के कंपनी के जो अंशधारी है उनका दायित्व इन 50 रुपयों तक है। कंपनी के जो अंशधारी है उनका दायित्व इन 50 रुपये तक रहेगा। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी तो वह कंपनी होती है जिसमें अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक होता है, जबकि अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अंशधारियों का दायित्व अंशों के मूल्य तक होता है और जितनी राशि बकाया रहेगी अंशों पर वो राशि पे और कर देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। उसके बाद है असीमित कंपनी। असीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अंशधारियों का दायित्व
उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के साथ साथ उनकी निजी संपत्तियों तक होता है। कहने का मतलब अगर कंपनी घाटे में चली जाती है, अगर कंपनी क्या लॉस में चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी, तो अंशधारी अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी उसको पूरा करेंगे। कंपनी का जो घाटा है, कंपनी का दायित्व है, वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, असीमित कंपनी। असीमित कंपनी कौन सी होगी, जिसमें अंशधारियों का दायित्व है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के साथ साथ उनकी निजी संपत्तियों तक होता है, तो वह कंपनी असीमित कंपनी कहलाती है। तो सीमित होगी दो प्रकार की, गारंटी द्वारा सीमित, जिसमें अंशधारियों का दायित्व है उनके द्वारा दी गई गारंटी तक होता है, और अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अंशधारियों का दायित्व है उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य की सीमा तक होता है। तो वो उतनी राशि देते हैं जितनी राशि उनके अंशों पर बकाया रह गई, उतनी राशि तक उनका दायित्व होता है। असीमित कंपनी वह कंपनी होती है, असीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें अंशधारियों का दायित्व है उनकी पूंजी के साथ साथ उनकी निजी संपत्तियों तक भी होता है। उसके बाद देखो सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनी। तथा असूचीबद्ध सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध कंपनी। तो सूचीबद्ध कंपनी कौन सी होती है, जिस कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध होते हैं। जिस कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं, वह कंपनी तो सूचीबद्ध कंपनी कहलाते हैं। और वह कंपनी जिसके अंश किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध नहीं होते हैं, वह कंपनी असूचीबद्ध कंपनी कहलाती है। तो सूचीबद्ध कंपनी कौन सी होगी, जिसके अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचित होते हैं या सूचीबद्ध होते हैं, वह कंपनी तो सूचीबद्ध कंपनी कहलाती है। और असूचीबद्ध कंपनी कौन सी होती है, जिस कंपनी के अंश किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध नहीं होते हैं, वह कंपनी असूचीबद्ध कंपनी कहलाती है। अब एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी को मान्यता जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें मिली है। भारतीय कंपनी अधिनियम जब 1956 था तो एक व्यक्ति कंपनी नहीं हो सकती थी, लेकिन जब 2013 बन गया तो एक व्यक्ति कंपनी भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें केवल एक ही अंशधारी होता है। तो एक व्यक्ति कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति अंशधारी होता है और इसकी जो पूंजी है वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है। एक व्यक्ति कंपनी में पूंजी है वो 50 लाख से अधिक नहीं होती और इनकी जो वार्षिक टर्नओवर होती है वो 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। तो एक व्यक्ति कंपनी में एक ही अंशधारी होता है, उसकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती पूरे वर्ष की, और उनकी पूंजी है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार अपने टोटल हो गई निजी व सार्वजनिक कंपनी, सरकारी व गैर सरकारी कंपनी, सहायक व सूत्रधारी कंपनी, सीमित तथा असीमित कंपनी, सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। ये क्या हो गए, कंपनी के प्रकार हो गए। उसके बाद आता है देखो अपने पूंजी के प्रकार। पूंजी के प्रकार में एक तो होती है देखो अधिकृत पूंजी, नंबर 2 पे हो सकती है निर्गमित पूंजी, नंबर 3 पे अभिप्रार्थित पूंजी, नंबर 4 पे मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी बोलते हैं, याचित पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। नंबर 6 पे हो गई प्रदत्त पूंजी,
नंबर 5 पे, और नंबर 6 पे होगी आरक्षित पूंजी। तो 6 प्रकार की पूंजी होती है। अधिकृत पूंजी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी यानी होती है इश्यूड कैपिटल, अभिप्रार्थित पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, याचित पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल, और आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल। टोटल अपनी 6 प्रकार की पूंजी होती है। अब होती है किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं। देखो, अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिससे किसी कंपनी का निर्माण होता है। यानी शॉर्ट में आप ऐसे बता सकते हो कि अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिससे किसी कंपनी का निर्माण होता है, अथवा आप ऐसे कह सकते हो कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में जिस पूंजी का उल्लेख होता है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में जिस पूंजी का उल्लेख होता है, अथवा कोई भी कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में जितनी राशि के अंशों का निर्गमन कर सकती है, वह पूंजी उसकी क्या कहलाती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। यानी अधिकृत पूंजी किसे कहेंगे, जिस पूंजी से किसी कंपनी का निर्माण होता है, अथवा कंपनी के पार्षद सीमा नियम यानी कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है उसका एक पूंजी वाक्य होता है। उसमें कई वाक्य होते हैं, उद्देश्य वाक्य, पूंजी वाक्य, तो उसमें एक होता है पूंजी वाक्य है। पूंजी वाक्य में जितनी पूंजी लिखी होती है वो उसकी अधिकृत पूंजी कहलाती है। या ऐसे बोल सकते हो, कोई भी कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में जितनी राशि के अंशों का निर्गमन कर सकती है, वह पूंजी उसकी अधिकृत पूंजी कहलाती है। जैसे मान लो किसी कंपनी को ये अधिकार है कि कंपनी अपने पूर्ण जीवन काल में 1 करोड़ रुपए का अंशों का निर्गमन कर सकेगी, कि कोई भी कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 करोड़ रुपए की राशि का निर्गमन कर सकेगी पूरे जीवन काल में, तो 1 करोड़ रुपए उसकी अधिकृत पूंजी होगी। 1 करोड़ रुपए क्या हो गया, उसकी अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। यह कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अंश है वो निर्गमित नहीं कर सकती। उसके बाद नंबर 2 पे आती है निर्गमित पूंजी, या जिसे बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, निर्गमित पूंजी या इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल कौन सी होती है, अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित कर दिया गया हो। यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित कर दिया गया हो, इश्यू कर दिया गया हो। मान लो कंपनी क्या करे, 1 करोड़ रुपए तो टोटल जिंदगी में करेगी, फिलहाल कंपनी में 10 लाख के शेयर इश्यू किए हैं। कंपनी ने क्या कर दिया, एक ऐड निकाल दिया, एक प्रविवरण जारी कर दिया कि ये कंपनी इतने 10 लाख रुपए के शेयर इश्यू करना चाहती है। तो 10 लाख रुपए उसकी कौन सी पूंजी होगी, 10 लाख रुपए उसकी निर्गमित पूंजी होगी। तो कोई निर्गमित पूंजी कभी भी अधिकृत पूंजी से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अधिकृत पूंजी इसकी 1 करोड़ है, तो निर्गमित पूंजी 1 करोड़ से कम ही रहेगी या 1 करोड़ के बराबर रहेगी, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो निर्गमित पूंजी किसे कहेंगे, अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित कर दिया गया हो, वो क्या कहलाती है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। उसके बाद है अभिप्रार्थित पूंजी, या जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अभिप्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, अभिप्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता द्वारा कंपनी को आवेदन कर दिया गया हो। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता द्वारा कंपनी को आवेदन कर दिया गया हो, वह कंपनी अभिप्रार्थित पूंजी कहलाती है। कहने का मतलब कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर इश्यू करना चाहती है। कंपनी क्या करना चाहती है, 10 लाख रुपए के शेयर इश्यू करना चाहती है, लेकिन आवेदन है वो कितने के लिए आया, मान लो 8 लाख के लिए आया। आवेदन कितने के लिए आया, 8 लाख के लिए, तो 8 लाख रुपये इसकी अभिप्रार्थित पूंजी होगी। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी, 8 लाख रुपए होगी। तो ये 10 लाख तक हो सकती है। अगर आवेदन 12 लाख के लिए आ गया तो भी अभिप्रार्थित पूंजी है वो 10 लाख ही मानी जाएगी। तो क्या कहोगे,
अभिप्रार्थित पूंजी कौन सी होती है? निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता द्वारा कंपनी को आवेदन कर दिया गया हो, तो वह भाग क्या कहलाता है? अभिप्रार्थित पूंजी कहलाती है। तो अभिप्रार्थित पूंजी कौन सी होगी? निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता द्वारा कंपनी को आवेदन कर दिया गया हो, वह पूंजी अभिप्रार्थित पूंजी कहलाती है। अब उसके बाद है याचित पूंजी। तो इसमें अभिप्रार्थित पूंजी का वह भाग, अभिप्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता से मांग लिया गया हो। कहने मतलब कंपनी मान लो 10,000 शेयर इश्यू कर रही है, एक शेयर 10 रुपये का है। कंपनी क्या कर रही है? 10,000 शेयर इश्यू कर रही है, एक शेयर 10 रुपये का है। मान लो अपना साल कंपनी का वित्तीय वर्ष हमेशा 31 मार्च को ही समाप्त होता है। अभी तक कंपनी ने इस पर 8 रुपये मांगे हैं। कंपनी ने क्या मांग लिया? 8 रुपये मांग लिए। तो 8 इंटू में 10,000, 8 लाख रुपये हो गए। तो 8 लाख इसमें क्या हो गया? 8 लाख रुपये है, वो याचित पूंजी होगी, जिसको मांगी गई पूंजी बोलते हैं, याचित पूंजी बोलते हैं, या फिर पेड अप कैपिटल बोलते हैं। इन 31 मार्च तक अभी तक क्या किया है? 8 रुपये ही मांगे हैं। 31 मार्च तक कितने रुपये मांगे हैं? 8 रुपये। शेयर कितने हैं? 10,000। तो 10,000 इंटू में 8 कितना हो गया? 8 लाख। तो अपनी याचित पूंजी है वो 8 लाख होगी। तो क्या कहोगे? अभिप्रार्थित पूंजी का वह भाग जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक, अभिप्रार्थित पूंजी का वह भाग जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक कंपनी द्वारा जनता से मांग लिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? अपने उसे कहते हैं याचित पूंजी। अब है प्रदत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी का अर्थ जिसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल, जिसे क्या बोला जाता है? पेड अप कैपिटल बोला जाता है। अब प्रदत्त पूंजी क्या होती है? वो जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जब आप चिट्ठा बनाते हो तो चिट्ठे में अधिकृत पूंजी को नहीं शामिल किया जाता, निर्मित पूंजी को नहीं शामिल किया जाता, अभिप्रार्थित पूंजी को शामिल नहीं किया जाता और याचित पूंजी को भी शामिल नहीं किया जाता। चिट्ठे के अंदर जिस पूंजी को शामिल किया जाता है वो कौन सी पूंजी होती है? वो होती है प्रदत्त पूंजी। वो कौन सी पूंजी होएगी? पेड अप कैपिटल या प्रदत्त पूंजी होएगी। तो आप ऐसे कहोगे मांगी गई पूंजी का वह भाग, मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे चिट्ठा बनाने की तिथि तक, जिसे चिट्ठा बनाने की तिथि तक जनता द्वारा कंपनी को चुका दिया गया हो। याचित पूंजी का वह भाग जिसे चिट्ठा बनाने की तिथि तक क्या कर दिया गया हो? चिट्ठा बनाने की तिथि तक जनता द्वारा कंपनी को चुका दिया गया हो, जिसे क्या कहते हैं? अपने प्रदत्त पूंजी। कहने का मतलब इसमें मान लो अपने 10,000 शेयर 8 रुपये मांगे, तो 10,000 इंटू में 1 लाख मान लो इसको, 1 लाख इंटू में 8 किया तो 8 लाख हो गए अपने। कितना आ गया? 8 लाख हो गए। तो 8 लाख अपना क्या आ गया? 8 लाख अपनी याचित पूंजी आ गई। यानी 1 लाख शेयर इश्यू किए, 1/8 तो कितना आ गया? याचित पूंजी आ गई अपनी 8 लाख रुपए की। अब याचित पूंजी कितने की आई? 8 लाख की। लेकिन एक ऐसा साझेदारी है जिसके पास 100 शेयर है, उसने क्या किया है? 100 में से 100 पर अभी तक 6 रुपये चुकाए हैं। तो 100 पर कितने चुकाए हैं? 6 रुपये चुकाए हैं। तो इसके 2 रुपये बाकी रह गए, क्योंकि कंपनी ने कितने मांग लिए? कंपनी ने अभी तक 8 रुपये मांग लिए। और जनता ने में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर है, उसने 6 के हिसाब से चुकाया है। तो कितने रुपये हो गए? 600 हो गए। कितने रुपये हो गए? 600 रुपये हो गए। और 8 लाख टोटल अपनी कौन सी पूंजी है? याचित पूंजी है। 8 लाख में से 600 प्राप्त नहीं हुए, तो 7,99,400 इसकी प्रदत्त पूंजी आ गई। कौन सी पूंजी आ गई? प्रदत्त पूंजी। तो क्या कहोगे? याचित पूंजी का वह भाग, याचित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा कंपनी को चिट्ठा बनाने की तिथि तक चुका दिया गया हो, तो वह पूंजी कौन सी कहलाती है? प्रदत्त पूंजी कहलाती है। अब यह है आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी का इन पूंजियों से कोई लेना देना नहीं होता। आरक्षित पूंजी का दूसरा नाम संचित पूंजी भी होता है। ये पूंजियाँ एक दूसरे पर आधारित है, लेकिन आरक्षित पूंजी है वो किसी पर आधारित नहीं है। तो आप ये कहोगे नए मांगी गई पूंजी का वह भाग, नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा।
नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है वो क्या कहलाती है? संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी कहलाती है। मान लो शेयर है वो 10 रुपये का है, इसमें 9 रुपये तो मांग लिए कंपनी ने, 1 रुपया आरक्षित रख लिया कि ये 1 रुपया कंपनी कब मांगेगी? जब कंपनी का समापन होएगा तब मांगेगी। तो ये 1 रुपया क्या हो गया? उसकी आरक्षित पूंजी होगी। 1 रुपया क्या हो गई? आरक्षित पूंजी होगी। तो क्या करोगे? नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा आरक्षित पूंजी कहलाती है। अभी अपने टोटल पूंजी 6 प्रकार की होगी। तो अधिकृत पूंजी कौन सी होगी? अधिकृत पूंजी में आप ये कहोगे जिस पूंजी से किसी कंपनी का निर्माण होता है, जिस पूंजी से किसी कंपनी का निर्माण होता है अथवा कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में जिस पूंजी का उल्लेख होता है अथवा कोई भी कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में जितनी राशि के अंशों का निगमन करती है वो उसकी अधिकृत पूंजी कहलाती है। यानी जितनी अधिकृत पूंजी होगी उससे अधिक राशि के शेयर वो इश्यू नहीं कर सकती कोई भी कंपनी पूरे जीवन काल में। अब है निर्गमित पूंजी। तो निर्गमित पूंजी है वो किस पे आधारित है? निर्गमित पूंजी है वो अधिकृत पूंजी पे आधारित है। तो आप कहोगे अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता में निर्मित कर दिया गया हो। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता में निर्मित कर दिया गया हो वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता में निर्मित कर दिया गया हो वो क्या कहलाती है? निर्गमित पूंजी कहलाती है। उसके बाद अभिप्रार्थित पूंजी। तो अभिप्रार्थित पूंजी कौन सी होती है? निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित जितना कंपनी निर्गमन कर रही है उसका वह भाग जिसके लिए जनता द्वारा कंपनी को आवेदन कर दिया गया हो। जिसके लिए क्या है? जनता द्वारा कंपनी को आवेदन कर दिया गया हो वह पूंजी कौन सी कहलाती है? अभिप्रार्थित पूंजी। जनता आवेदन जितने के लिए कर रही है वो उसकी अभिप्रार्थित पूंजी होती है। अब है नंबर 4 पे याचित पूंजी। तो याचित पूंजी कौन सी होती है? याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी वह पूंजी होती है। याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी वह पूंजी होती है जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक, जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक कंपनी द्वारा जनता से मांग लिया गया हो। जैसे इसमें मैंने उदाहरण दिया था, कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, 8 रुपये 1 शेयर पे मांग लिए 10 में से, तो इसकी याचित पूंजी 8 लाख हो गई। तो इसकी याचित पूंजी कितनी होगी? 8 लाख हो गई। तो अभिप्रार्थित पूंजी का वह भाग जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक कंपनी द्वारा जनता से मांग लिया गया हो वो क्या हो गई? याचित पूंजी होगी। उसके बाद है प्रदत्त पूंजी। तो याचित पूंजी का वह भाग, याचित पूंजी का वह भाग, तो याचित पूंजी इसमें 8 लाख होगी और जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक जनता द्वारा कंपनी को चुका दिया गया हो। तो कितने चुका दिए? मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 100 शेयर है, उसने 6 रुपये चुकाए, तो यानी उसने 6 रुपये नहीं चुकाई है मान लो, तो 100 शेयर पे 6 रुपये नहीं चुकाए, अब तक उसने 2 ही रुपये चुकाए हैं, तो 600 रुपये क्या हो गया? बकाया मांग होगी उसकी। यानी 2 रुपये चुका दिए, सिर्फ आवेदन चुकाया मान लो 2 रुपये, अन्य कोई राशि 6 रुपये नहीं चुकाए, तो जो रुपये नहीं चुकाए वो 600 रुपये बच गए। तो 8 लाख में 600 नहीं चुकाए तो प्रदत्त पूंजी कितनी होगी? 7,99,400 होगी। तो प्रदत्त पूंजी कितनी होगी? 7,99,400 होगी। तो क्या कहोगे? याचित पूंजी का वह भाग जो चिट्ठा बनाने की तिथि तक जनता द्वारा कंपनी को चुका दिया गया हो वो कौन सी पूंजी कहलाती है? प्रदत्त पूंजी कहलाती है। और चिट्ठे के योग में प्रदत्त पूंजी को ही शामिल किया जाता है। फिर है आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी कौन सी होती है? आरक्षित पूंजी नए मांगी गई पूंजी का वह भाग, नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो चिट्ठा बनाने की जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा। जैसे 1 रुपया 2 रुपया बाकी रख लिए, ये कंपनी कब मांगेगी? वो कंपनी के समापन पर मांगेगी, तो उसे क्या कहते हैं? अपने आरक्षित पूंजी या संचित पूंजी कहते हैं। तो नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो आरक्षित पूंजी, संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहलाता है। तो 6 प्रकार की अपनी ये पूंजी होगी। तो अपने हो गए कंपनी के प्रकार और पूंजी के प्रकार। अभी कल अपने करेंगे अंशों के प्रकार। कल अपना टॉपिक रहेगा अंशों के प्रकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।